नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 2 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट एसकेएमयू सेमेस्टर 2 में हैं, इस बार आप लोगों को इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स 2 टाइप के होते हैं, पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपका इकोनॉमिक्स का जो पेपर होगा, एक्सटर्नल देखिएगा तो 75 मार्क्स एक्सटर्नल देना पड़ेगा, मतलब 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और जो 25 रहता है इसमें कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, मतलब टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 75 मार्क्स एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है और जो 25 मार्क्स होता है इंटरनल होता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। आगे हम लोग यहाँ पर कोर्स कंटेंट देख लेते हैं कि आखिर आप लोगों को इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 2 में क्या पढ़ना है। जैसे आप लोग यहाँ पर कोर्स कंटेंट देखिएगा तो यूनिट 1 में आप लोगों को नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ना है, मतलब राष्ट्रीय आय अकाउंटिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय आय अकाउंटिंग क्या होता है इसको देखना है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यूनिट 2 में आप लोगों को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, मतलब एक तरह से जो आय होता है और एम्प्लॉयमेंट यानी कि एक तरह से जो रोजगार होता है, इसके कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, आय और रोजगार के कौन कौन से सिद्धांत, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है कंसम्पशन फंक्शन पढ़ना है, यानी उपभोग नियम क्या होता है इसको पढ़ना है। नेक्स्ट 4th यूनिट में आप लोगों को इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ना है, मतलब कौन कौन से आर्थिक सिद्धांत होते हैं इकोनॉमिक्स में, उसको पढ़ना है। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है थ्योरी ऑफ मनी, मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आय होता है इसके कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, आय के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं इसको पढ़ना है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, मतलब 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, तो 5 यूनिट आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। इन सभी को देख लीजिएगा, और जैसे यहाँ पर जो भी सिलेबस दिया होता है, सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर देख लेना है कि क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में आप लोगों को नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ना है। यूनिट 2 में थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है। 3rd यूनिट में कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना है। 4th में पढ़ना है इकोनॉमिक पॉलिसी, और 5th यूनिट में आप लोगों को थ्योरी ऑफ मनी पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक मार्क्स वाले पहले कवर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक मार्क्स वाला में ही आएगा, 5 मार्क्स वाले में भी आ सकता है, 3 मार्क्स वाला भी इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। तो किसी टाइप से आएगा आपका मतलब कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नेशनल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, मतलब यूनिट 1 को कवर करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय आय क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होता है इसको बताना है। यहाँ पर देख लीजिए, एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहाँ पर समझ लेना है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो लिख लीजिएगा एग्जाम में। जैसे मतलब राष्ट्रीय आय क्या होता है, एक वर्ष में देश में जितने भी उद्योगपति होते हैं, जो भी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वे जितना एक साल में पैसा कमाते हैं, उनका मतलब मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, एक वर्ष में देश में जितने भी उत्पादित वस्तु होते हैं, उनकी वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य होता है, अंतिम मूल्य ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय आय लेखांकन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है। यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रीय आय के मापन व विश्लेषण की पद्धति को राष्ट्रीय आय लेखांकन कहते हैं। मतलब समझिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आय के मापने जोखने की जो होती है, इसका लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, इन सभी का लेखा जोखा रखना ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, 3rd क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय आय मापन की एक विधि बताइए। राष्ट्रीय आय मापन की एक विधि बताना आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन विधि। राष्ट्रीय आय को किससे मापा जाता है, उत्पादन विधि के द्वारा। ठीक है, देखते जाना है आपको। आगे देख लेते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, परिपत्र आय प्रवाह से क्या तात्पर्य है, परिपत्र आय प्रवाह से क्या तात्पर्य, इसको बताना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पर समझते जाना है, आय उत्पादन और व्यय का निरंतर प्रवाह परिपत्र आय प्रवाह कहलाता है। आय उत्पादन और व्यय का निरंतर प्रवाह परिपत्र आय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है, 2 क्षेत्रीय मॉडल में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, 2 क्षेत्रीय मॉडल में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं इसको बताना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, विच सेक्टर्स आर इंक्लूड इन 2 सेक्टर मॉडल। 2 क्षेत्रीय मॉडल में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, तो पहला परिवार क्षेत्र और दूसरा फर्म क्षेत्र। इकोनॉमिक्स मतलब रहे एक तरह से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बार बार मतलब एक ही तरह से रहता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है, 3 क्षेत्रीय मॉडल में तीसरा क्षेत्र कौन सा है।
विच इज द थर्ड सेक्टर इन 3 सेक्टर मॉडल? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार क्षेत्र। 3 क्षेत्रीय मॉडल में तीसरा क्षेत्र कौन होता है? तो सरकार क्षेत्र होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है 4 क्षेत्रीय मॉडल में कौन सा अतिरिक्त क्षेत्र जुड़ता है? 4 क्षेत्रीय मॉडल में कौन सा अतिरिक्त क्षेत्र जुड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी क्षेत्र। इंग्लिश में क्वेश्चन देखिएगा तो विच एडिशन सेक्टर इज एडेड इन 4 सेक्टर मॉडल? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी क्षेत्र। ठीक है, यूनिट 2 से आप लोग यहाँ पर प्रश्न देखिए, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न क्या बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है, इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण रोजगार की स्थिति अर्थव्यवस्था में स्वतः स्थापित होती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होती है? जो शास्त्रीय सिद्धांत होती है इसमें स्वतः स्थापित होती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है से का नियम क्या है? क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज सेज लॉ ऑफ मार्केट? मतलब से ही एक प्रकार से मतलब यहाँ पर नियम होता है। यहाँ पर इंग्लिश में देखिएगा व्हाट इज सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज का लॉ क्या होता है इसको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। आपूर्ति अपनी मांग क्या करती है? स्वयं उत्पन्न करती है। इसको हम लोग सेज लॉ ऑफ मार्केट कहते हैं। आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रभावी मांग से आप क्या समझते हैं? प्रभावी मांग से आप क्या समझते हैं इसको बताना है। व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है वह मांग जो वास्तविक व्यय द्वारा समर्थित हो वह प्रभावी मांग कहलाता है। फिर से देख लीजिए, वह मांग जो वास्तविक व्यय द्वारा समर्थित हो प्रभावी मांग कहलाता है। समझते जाना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है केन्स के अनुसार रोजगार किस पर निर्भर करता है? केन्स के अनुसार रोजगार किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावी मांग पर। केन्स के अनुसार जो रोजगार होता है किस पर निर्भर करता है? प्रभावी मांग पर। थर्ड यूनिट से हम लोग पर प्रश्न देख लेते हैं, उपभोग फलन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आय और उपभोक्ता के बीच संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। आय और उपभोग के बीच संबंध को क्या कहते हैं? उपभोग फलन कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन का अनुपात। आय में परिवर्तन के कारण क्या होता है? उपभोग में परिवर्तन होता है। इसके अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। इसको देख लेना है, MPC कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? APC क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है इसको लिखना है। कुल उपभोग और कुल आय का अनुपात औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। कुल उपभोग और कुल आय का अनुपात क्या कहलाता है? औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है अल्पकाल में उपभोग किस पर निर्भर करता है? अल्पकाल में उपभोग किस पर निर्भर करता है इसको बताना है। तो वर्तमान आय पर। अल्पकाल में उपभोग किस पर निर्भर करता है? वर्तमान आय पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है सापेक्ष आय परिकल्पना किसने दी? सापेक्ष आय परिकल्पना किसने दी इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स ड्यूजेनबरी के द्वारा सापेक्ष आय का परिकल्पना दिया गया था। ठीक है, रिलेटिव होम हाइपोथेसिस दिया गया था। यहाँ पर देख लीजिए फिर से, हु गेव रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स ड्यूजेनबरी। फोर्थ यूनिट से आपका क्वेश्चन बनेगा मौद्रिक नीति क्या है? व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण करने की नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। पढ़ लेना एक नज़र में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ राजकोषीय नीति क्या होता है? व्हाट इज फेशियल पॉलिसी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार की कर व व्यय संबंधित नीति। सरकार की कर व व्यय संबंधित नीति क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति कहलाती है। फिर से समझ लीजिए, सरकार की वह नीति जिसमें कहाँ से टैक्स आता है, कहाँ पर खर्च करना है, इन सभी का लेखा जोखा ही राजकोषीय नीति कहलाता है। ठीक है, मतलब फेशियल पॉलिसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा रोजगार सृजन में कौन सी नीति सहायक होती है? रोजगार सृजन में कौन सी नीति सहायक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति। कौन सी नीति सहायक होती है? राजकोषीय। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा आर्थिक विकास का एक उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय को बढ़ाना होता है। 5th नंबर का आपका जो रहेगा यूनिट, इससे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मुद्रा की मात्रा सिद्धांत क्या है? व्हाट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? मुद्रा की मात्रा सिद्धांत क्या है इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है। मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये मुद्रा का सिद्धांत है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है लेन देन दृष्टिकोण किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा इरविंग फिशर के द्वारा। इरविंग फिशर के द्वारा लेन देन दृष्टिकोण दिया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, हु गेव ट्रांसैक्शन अप्रोच, तो इरविंग फिशर। 20 जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया गया है, नगद शेष दृष्टिकोण का संबंध किससे है, कैश बैलेंस अप्रोच इज रिलेटेड टू हुम, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल और पिग्गू। मार्शल और जो पिग्गू है इनके द्वारा नगद शेष दृष्टिकोण का संबंध स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा आधुनिक मुद्रा सिद्धांत किस पर बल देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आय और ब्याज दर पर। जो आधुनिक मुद्रा सिद्धांत है यह किस पर बल देता है, आय और ब्याज दर पर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, और यहाँ पर मैं केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इसका आंसर आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा। सारा आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद करने से बढ़िया क्या है, आप लोग अपने से पढ़िए, जितना आप लोग सर्च करके पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा। 10 क्वेश्चन आप लोगों को तो पढ़ना ही है, 10 क्वेश्चन पढ़िएगा, एग्जाम में बैठ जाएगा। तो चलते हैं अब हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ऐप में मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा राष्ट्रीय आय लेखांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय का अर्थ, महत्व तथा मापन से संबंधित प्रमुख समस्याओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है, इसको बढ़िया से बताना है, अवधारणा को बताना है, इसके अर्थ, महत्व, मापन विधि, प्रमुख समस्या क्या है, सभी को लिखना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, डिस्कस द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इन डिटेल। तो देख लेना है और सभी को पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है नीड स्टडी है, सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और अब मैं उसमें भी पढ़ाने वाला हूँ, नीड स्टडी में सर्च करके देख सकते हैं यहाँ पर कैसा कंटेंट रहता है। ठीक है, जल्द ही उस चैनल में भी वीडियो आने वाला है SKMU का। ठीक है, और अच्छा सा पढ़ाएंगे एकदम पूरा धुआं उड़ा करके। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। यूनिट सेकंड जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, तो इससे क्वेश्चन आपका बनेगा आय और रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत तथा केन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। से के नियम और प्रभावी मांग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देख लेना यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है कि आय और रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत क्या होता है, केन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है एक बार, ये में सभी को पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद एक और यहाँ पर दिया हुआ है से के नियम और प्रभावी मांग की अवधारणा को बताइए। इंग्लिश में यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए और क्या करना है, अच्छा से एकदम पढ़ लेना है सर्च करके। थर्ड यूनिट से आप लोगों का प्रश्न बनेगा कंसम्पशन फंक्शन। कंसम्पशन फंक्शन क्या होता है इसको देखना है, कंसम्पशन फंक्शन। तो इसको देखिए, उपभोग फलन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में उपभोग फलन का वर्णन करते हुए पूर्ण आय परिकल्पना एवं सापेक्ष आय परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो जो भी बताया जा रहा है इनको पढ़ लेना, यहाँ पर छोटा कर दे रहे हैं, यही क्वेश्चन आपका है। उपभोग फलन की अवधारणा क्या होता है इसको बताना है। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में उपभोग फलन का वर्णन करते हुए पूर्ण आय परिकल्पना एवं सापेक्ष आय परिकल्पना की व्याख्या करना है। देखिए सारा आपका 12th वाला है, सिलेबस कहाँ पर है, 12th वाला। 12th में हम लोग भी इकोनॉमिक्स रखे थे। ठीक है, और सारा तो जहाँ तक हमको लग रहा है सारा सिलेबस इकोनॉमिक्स का 12th वाला है, दिया हुआ है, तो पढ़ लेना है सारा को आपको। 4th यूनिट से आपका क्वेश्चन बनेगा इकोनॉमिक पॉलिसी से। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति की व्याख्या कीजिए। आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में इन नीतियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मौद्रिक नीति क्या होता है, राजकोषीय नीति क्या होता है, आर्थिक विकास और रोजगार में इन दोनों नीतियाँ क्या क्या भूमिका निभाता है, इसको लिख लेना है और सारा पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है। एकदम क्वेश्चन वीडियो एकदम 100% बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है मुद्रा की मात्रा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। लेन देन दृष्टिकोण, नगद शेष दृष्टिकोण तथा आधुनिक मुद्रा सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। मुद्रा की मात्रा सिद्धांत क्या होता है इसको लिखना है। लेन देन दृष्टिकोण, नगद शेष दृष्टिकोण, आधुनिक मुद्रा सिद्धांत, इन सभी को पढ़ लेना है। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन हमारा लास्ट था, इसको पढ़ लेना आप लोग। बाकी और भी बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे 10 से 15 मार्क्स वाला सेम क्वेश्चन रहेगा आपका कि राष्ट्रीय आय लेखांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय का अर्थ, परिभाषा, महत्व, मापन की समस्याओं को विस्तार से लिखिए। तो सारा क्वेश्चन फिर से आपका रिपीटेड होगा, जितना मैंने बता दिया उन सभी को पढ़ लेना है। ठीक है, और छोड़ना नहीं है। और सेकंड चैनल जो बता दिए नीड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना है।
NID स्टडी। जल्द ही आप लोगों का जितना भी है कॉमन पेपर सारा कवर कराएंगे अच्छे से। पहले देख लेना चैनल में किस तरह से कंटेंट दिया जाता है, मज़ा आ जाएगा। वीडियो देखिएगा ना तो लगेगा हाँ कहाँ से दे देता है यार। तो इस चैनल में भी मिलेगा सारा PDF यहाँ पर मिलेगा। लॉन्ग में देखिएगा तो क्वेश्चन आपका बनेगा राष्ट्रीय आय मापन की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन करें। देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको आगे बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बता दे रहे हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका बनेगा परिपत्र आय प्रवाह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा 2 क्षेत्रीय मॉडल की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो देख लेना है। नेक्स्ट आपका बनेगा 3 क्षेत्रीय परिपत्र आय प्रवाह मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसमें सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा 4 क्षेत्रीय परिपत्र आय प्रवाह मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा विदेशी क्षेत्र महत्व को स्पष्ट कीजिए। देख लेना है इन सभी को और अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और क्या बनेगा, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जितना भी आंसर है ना 500 शब्दों में दिया हुआ है, ठीक है। फिर वही से क्वेश्चन बन गया कि आय और रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करें, इसकी मुख्य मान्यताओं एवं सीमाओं पर प्रकाश डालें। तो टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है अच्छे से पढ़ लेना है और PDF डाउनलोड कर लेना है। सबसे बढ़िया बात क्या होता है, PDF मिल जाता है 60 रुपये में। 60 रुपये में कितना दिन के लिए, 4 साल के लिए। और क्या मिलेगा दोस्त, यदि कहीं पर आप लोग छोला सिंघाड़ा खाइएगा ना तो 60 रुपये उड़ जाता है। वैसे भाड़ा से यदि एक दिन कॉलेज चल जाइएगा तो वहाँ पर 200-300 लग जाता है। तो 60 रुपये में 4 साल के लिए मिल जाएगा। तो जो सागर सर हैं उससे अच्छा तो आप लोगों को मतलब मिलबे नहीं करेगा जी। इतना बढ़िया मेहनत कर दे रहा है और क्या चाहिए। यही जो बिना भाव यूनिवर्सिटी में रहता है, एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं ना 100 रुपया लेते हैं, PDF के लिए 100 रुपया लेते हैं। विश्वास नहीं होता है तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको इतना बढ़िया मिल जा रहा है और क्या चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है के नियम सेज लॉ ऑफ मार्केट की विस्तार से व्याख्या कीजिए, इसकी मान्यताओं महत्व एवं आलोचनाओं का चर्चा करना है, ठीक है। देख लेना है। अगला आपका यहाँ पर प्रश्न बनेगा केन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पढ़ लेना है जो भी बता दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है प्रभावी मांग इफेक्टिव डिमांड की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा रोजगार निर्धारण में इसकी भूमिका को बताइए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है शास्त्रीय और केन्स आय रोजगार सिद्धांत की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं शास्त्रीय और केन्स के द्वारा, तो इनको तुलना करना है। नेक्स्ट आपका फिर से बनेगा 15 अंक वाला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा उपभोग फलन की अवधारणा को बताइए और केन्स के उपभोग मनोवैज्ञानिक नियम का विस्तार से लिखिए, ठीक। तो यही हमारा खत्म होता है। सभी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करिएगा, धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।